So we'll start today's session with a quick revision of Doppler effect. तो हमने लास्ट सेशन में Doppler effect स्टार्ट किया था, and of course all of you now know what is Doppler effect. So it is the change in apparent frequency of sound when there is relative motion between sound source of sound and listener. तो बेसिकली होता ऐसा है कि whenever source and listener they are moving relative to each other, relative motion मतलब दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों के दोनों मूव होंगे, तो इस केस में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट हर्ड बाय द लिसनर हियर्स अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो हमने कल डिटेल में देखा था डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एंड वी नो देयर आर 6 केसेस. पहले केस में स्टेशनरी सोर्स, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स. दूसरे केस में स्टेशनरी सोर्स, listener is moving away. Then listener is stationary, source moving away. Listener is stationary, source moving towards. Both approaching each other, both going away from each other. Total 6 cases है. हम इसमें से इन टोटल हम 2 केसेस डिराइव करेंगे और हम बोल देंगे सिमिलरली. तो 2 में से और 2 बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल कल हमने देखा था इफ लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग अवे, तो एक केस हमने कल डिराइव किया था, सोर्स वाज मूविंग अवे. नाउ इफ आई चेंज इट टू सोर्स मूविंग टूवर्ड्स, लिसनर स्टिल बीइंग स्टेशनरी, तो जो नया फॉर्मूला बनेगा उसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है. तो दैट वी विल सी अगेन. एंड सिमिलरली अब पहले केस में आपने क्या किया, आपने लिसनर को स्टेशनरी बना दिया, सोर्स को मूव किया. दूसरे केस में हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे हमने सोर्स को कहाँ मूव किया था, अवे. दूसरे केस में हम उल्टा करेंगे, हम लिसनर को मूव करेंगे, सोर्स को स्टेशनरी, लेकिन लिसनर को हम टूवर्ड्स मूव करेंगे. बिकॉज इसका मतलब दोनों केसेस एक एक केस दोनों हो जाएगा, सोर्स मूविंग अवे, लिसनर मूविंग टूवर्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do is we will quickly derive again and properly that derivation of source moving away from a stationary listener. So source moving away from a stationary listener. So let us first see what are the different parameters involved, and I will try to keep it as precise as possible. हम इसको एकदम simplified form में लिखने वाले हैं. तो हमारे पास सबसे पहले we have, let us say, a source of sound over here, and then this is source of sound, and you have a listener, and listener, as you know, is stationary. The listener is stationary. Source S is moving. Then जो हमको यहाँ पे पैरामीटर लगेंगे पहले ही बता देना. Let what is S? S is source of sound. What is L? L is listener. Then what is V? V is velocity of sound in air. Then what you have is Vs, velocity of source. Velocity of source. This is something basic you need to know at the first place. Then हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि जब पहला कंप्रेशन इमिट होगा तब हम t इक्वल टू 0 ले लेंगे. सो लेट अस से कि जब पहला कंप्रेशन इमिट हुआ तब पोजीशन ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिसनर वाज s1, और जो इनिशियल डिस्टेंस था, इफ यू रिमेंबर, यू टेक इट टू बी d. d लिया था हमने, अगर आपको याद होगा, तो वी हैव टेकन दिस डिस्टेंस टू बी d. सो d is initial distance किसमें, between source and the listener, between source and the listener. And of course let
at t equal to 0, source emits first compression. Source emits first compression. और ये जो फर्स्ट कंप्रेशन है, इसको टाइम कितना लगेगा टू रीच लिसनर विल बी d by v, राइट? सो लेट t1 be the time taken by the compression, by the first compression to reach listener. मतलब पहले कंप्रेशन को d डिस्टेंस कवर करना है. दिस इज व्हाट इट मींस. So therefore you can say T1 is d by v, equation number 1. अब as you know, सोर्स को नेक्स्ट कंप्रेशन इमिट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड विल बी t0. तो हम लोग पहले वो डिफाइन कर लेंगे. हम बोलेंगे लेट to be the period of wave. मतलब the time taken for next compression will be t0, which means, so it means the source will emit next compression after t0 seconds, right? Let us say कि जब ये सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ तब सोर्स था S2 पोजीशन पे. So let S2 be the position of the source when second compression is emitted. When second compression is emitted. Good. And you know कि इतने ही टाइम में, कितने टाइम में जब सेकेंड कंप्रेशन इमिट हुआ तो उतने टाइम में, मतलब कितना टाइम, t0. तो t0 टाइम में ये सोर्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, vs into t0, राइट? सो the distance traveled by the source in time t0 is vs into t0. यहाँ तक क्लियर? तो हर एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो अब सेकेंड कंप्रेशन को लिसनर तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, d plus vs t0. So therefore the distance covered by second compression to reach listener is d plus vs into t0. तो सेकेंड कंप्रेशन को कितना टाइम लगा लिसनर तक पहुंचने में, विल बी d plus vs t0 upon v, क्योंकि दिस इज डिस्टेंस, अपॉन वेलोसिटी विल बी टाइम प्लस the time required by the source to emit second compression. तो आप बोल सकते हो, you can say therefore total time taken by second compression to reach the listener is, of course हमने इसको नाम दिया था t1, है ना, t2,
this is t2 equal to time taken by the source to emit second compression plus time taken by the second compression to reach listener L. और ये है आपके पास T0 प्लस ये है D प्लस VS T0 by V. वेरी गुड. इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली थर्ड कंप्रेशन का भी हमने देखा था. तो जब थर्ड कंप्रेशन इमिट होगा तो उस टाइम पे ये जो आपका सोर्स है ये S3 पे आ गया और इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, वो है VS T0. तो टोटल डिस्टेंस हो गया VS T0 प्लस D. और ऑफ कोर्स सेकेंड कंप्रेशन इमिट होने में टाइम लगा T0 प्लस T0 मतलब 2T0. तो सिमिलरली यू कैन से, सिमिलरली मैं डिटेल्स नहीं लिखूंगा इसके, सिमिलरली टाइम टेकन by third compression to reach listener is T3 equal to 2T0 plus D plus 2VS T0 by P. इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको. Similarly you can say कि P plus 1th compression will be equal to P T0 plus D plus P VS T0 by V. इक्वेशन नंबर 4. अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं समझने का. द थिंग इज T1 अगर आपको याद होगा, it was D by V. It was in reality 0 into T0 plus D plus 0 into VS T0 by V. If 0 into something is 0, this is also 0. तो बचा क्या? D by V. था क्या D by V? कहाँ लिखा था हमने? Somewhere we have written it down. here D by V. अब जो सेकेंड कंप्रेशन था ये T0 था, मतलब ये एक्चुअली 1 into T0 था प्लस D plus 1 into VS T0 by V था. T3 जो था ये था 2 into T0 plus D plus 2 VS T0 by V. और T4 जो आएगा वो आएगा 3T0 plus D plus 3 VS T0 by V. So this is what you will get. तो ऐसा करते करते आप पहुंच गए P+1 पे, राइट. अब अगर मैं देख रहा हूं व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन P+1 compression and first compression in reaching the listener, the time difference between P+1 and first compression reaching the listener is TP+1 minus T1. और आपको TP+1 अभी आपने लिखा, इट इज P T0 plus D plus P VS T0 by V minus D by V, that is T1. तो बाद में इसको हम लोग कैंसिल आउट तो भी करने ही वाले हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. तो when you simplify this you get TP+1 minus T1 equal to PT0 plus D by V
d by v plus p vs t0 by v minus d by v, कैंसिल और कैंसिल। फिर यहां से आप p t0 निकाल लोगे कॉमन, बचेगा 1 प्लस वी एस बाई वी। अब यहां तक तो ठीक है, इतना तो मैथमेटिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट कम्स टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेव्स, and again you have to pay complete attention to understand what I want to say here. देखो ऐसा है, compressions and then you have rarefactions. This is compression, this is rarefaction, and then again you have compression. Compression को imagine करो just like crest and rarefaction just like trough. तो ये आपके पास एक वेव था, तो ये है क्रेस्ट, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ। अब एक क्रेस्ट, क्रेस्ट नंबर 1 और क्रेस्ट नंबर 2, इन दोनों के इमिशन में टाइम है t0, दैट इज पीरियड ऑफ द वेव साइकिल, मतलब टाइम पीरियड। एज आई टोल्ड यू, सक्सेसिव क्रेस्ट के इमिशन में जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। अगर मैं अब ऐसा लेता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड है। तो मुझे अगर टाइम पीरियड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा। याद रखना, ये पहला कंप्रेशन पहुंचने में टाइम, ये तीसरा कंप्रेशन पहुंचने में टाइम, तो T3 माइनस T1 बाय 2, क्योंकि डबल हुआ तो हम हाफ करेंगे ना, राइट। तो T3 माइनस T1 बाय 2। सिमिलरली यू नीड टू नो दिस वेरी वेल, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। सिमिलरली अगर मैं 1 2 3 4 T0 T0 T0, तो ये है फोर्थ कंप्रेशन, ये है पहला कंप्रेशन। तो फोर्थ कंप्रेशन माइनस फर्स्ट कंप्रेशन, ये टोटल टाइम आ गया 3T0, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टाइम पीरियड, करेक्ट, क्लियर। डू यू सी अ पैटर्न? 1 फिक्स है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, बराबर। गोइंग बैक टू दिस इक्वेशन, ये Tp प्लस 1 माइनस T1 और डिवाइड बाय P। T1 है फिक्स, T1 है फिक्स, यस। नीचे 3 ऊपर 4, नीचे P तो ऊपर P प्लस 1, ये क्या हो गया, ये टाइम पीरियड, राइट। बट अ स्मॉल चेंज, ये जो आप टाइम पीरियड बोल रहे हो, ये P प्लस 1 और फर्स्ट कंप्रेशन किसके पास पहुंचा, लिसनर के पास, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड रिकॉर्ड किया है किसने किया, लिसनर ने, मतलब ये एपेरेंट टाइम पीरियड है, इट इज नॉट द रियल टाइम पीरियड। व्हाई? अभी थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। द थिंग इज, अगर सोर्स में और लिसनर में रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो अगर सोर्स हर 2 सेकंड के बाद एक कंप्रेशन इमिट करता है, तो लिसनर को भी हर 2 सेकंड के बाद एक कंप्रेशन मिलेगा, मतलब उस केस में T इक्वल टू T0 होगा, इन शॉर्ट। तो जो टाइम पीरियड लिसनर रिकॉर्ड करेगा वही टाइम पीरियड किसका है, ओरिजिनल है, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अब इमेजिन, सोर्स तो डेफिनेटली हर 2 सेकंड के बाद एक कंप्रेशन इमिट कर रहा है, लेकिन कंप्रेशन इमिट करते करते सोर्स दूर भी जा रहा है, तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा कंप्रेशन को पहुंचने में, बिकॉज वो दूर जा रहा था। तो टाइम एज रिकॉर्डेड बाय लिसनर विल बी ग्रेटर, राइट, बिकॉज कंप्रेशन विल टेक मोर टाइम नाउ। अगर यही सोर्स पास में आ रहा होता तो टाइम रिकॉर्डेड बाय द लिसनर विल बी लेस देन द रियल टाइम पीरियड। गुड, और टाइम पीरियड बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी नहीं। यू आर गेटिंग रफ आइडिया।
तो मैंने यहाँ पे T0 क्यों नहीं लिखा, T क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज एज रिकॉर्डेड बाय लिसनर एंड T0 इज द एक्चुअल टाइम पीरियड. तो where T, which is Tp plus 1 minus T1 upon P, is the time period as recorded by the listener, and therefore you will get. अब यहाँ पे आपको मिल गया टाइम पीरियड, तो अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल. therefore frequency is given by, frequency is 1 upon time period, तो 1 upon time period, और ये इसका भी पूरा का पूरा रेसिप्रोकल, तो 1 upon v plus vs by v. 1 upon time period ये apparent है, तो इसको बोलेंगे apparent frequency. ये रियल है, तो ये रियल फ्रीक्वेंसी, और ये v upon v plus vs आ गया. गुड, बन गया इक्वेशन. तो सम इक्वेशन नंबर 5th. So equation number 5 gives apparent frequency when the source is moving away from a stationary listener. So equation number 5 gives apparent frequency of the sound when the source is moving away from stationary listener. Similarly, अभी अगला जो केस आपको डिराइव नहीं करना है. Similarly, if the source is moving towards the stationary listener, then अब what I want you to is understand the formula first, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ेगा फिर. देखो, मैंने आपको बताया था, ये आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि जब रिलेटिव डिस्टेंस कम होता है, फिर चाहे सोर्स लिसनर के पास जाए या लिसनर सोर्स के पास आए, जब रिलेटिव डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द रियल. सेंस किया ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रहा है, तो उसका हॉर्न का लाउडनेस बढ़ते जाता है, और जब सोर्स लिसनर से दूर जाए तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होता है. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी. रियल फ्रीक्वेंसी को आपने क्या बोला है, मतलब NA/N0 शुड बी लेस देन 1, राइट. और बट NA/N0 क्या था, इफ यू रिमेंबर, NA/N0 क्या है, अभी देखना हमने. V upon V plus Vs. अब I want you to know कि प्लस क्यों आया, और प्लस आएगा ये याद कैसे रखते हैं. Remember this. If the distance is increasing, apparent frequency is less than real frequency. Clear यहाँ तक? मतलब रेशियो लेस देन 1. ये रेशियो लेस देन 1 कब आता है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना. जैसे 1 upon 1.1 फॉर एग्जाम्पल. वापस बता रहा हूं, रेशियो लेस देन 1 कब होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, एग्जाम्पल लो 1/2, या फिर और सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो व्हाट यू कैन से इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 2 and 2, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं नीचे कुछ भी प्लस करता हूं तो नंबर विल बी लेस देन 1. 2/3 is 0.66. अगर मैं नीचे कुछ भी माइनस करता हूं इसमें से
नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। तो रेशो अगर आपको लेस देन 1 चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। इसके लिए यहाँ पे बराबर था क्या डिनोमिनेटर, यस, बिकॉज सोर्स वाज मूविंग अवे। अब जो केस हम ले रहे हैं उसमें सोर्स क्या है, मूविंग टूवर्ड्स। मूविंग टूवर्ड्स मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर, ग्रेटर, क्योंकि सोर्स आपके पास आ रहा है, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1। रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो नीचे माइनस आएगा, खत्म। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो। ऐसा आपको याद रखना है, दैट्स इट। ये ऐसा अगर आप याद रख पाए तो हो गया, राइट। ऐसे 6 केसेस हम याद रखने वाले, जस्ट बाय नोइंग जनरल स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला, कब प्लस कब माइनस, दैट्स इट। गुड। तो इज दिस क्लियर? यस। So now we'll derive the next case. So for example, यहाँ पे हमने पिछले केस में we derived equation for source moving away from stationary listener. Now we will derive equation for listener moving towards a stationary source. So number 2, listener moving towards a stationary source. So what you have is a source of sound. तो आपके पास एक source of sound है and this time the source of sound is kept stationary. तो आपके पास एक source of sound है, let us say S, it is kept stationary. Let us say initial position, initial distance between listener and the source is, let us say D. ये distance है D. अब बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, D इज इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। अब यहाँ पे सिर्फ एक नया चीज आएगा, तो VL, वहां पे VS था क्योंकि इन दैट केस सोर्स वाज मूविंग, यहाँ पे लिसनर इज मूविंग, तो हम VL जब लिखेंगे मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर। गुड। अब लेट अस से कि एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जब पहला कंप्रेशन जब इमिट हुआ तब हमने स्टॉप वॉच चालू किया, तो t इक्वल टू 0। तो ये समझेगा तो डायरेक्शन समझ में आएगा, नहीं तो देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये तो अब ऐसा है, इमेजिन सोर्स और लिसनर दोनों अगर स्टेशनरी होते तो ये जो पहला कंप्रेशन जनरेट हुआ इसको लिसनर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता, d/v, राइट। अगर स्टेशनरी होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, लेकिन रियलिटी में ये है कि लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स, मतलब डेफिनेटली द टाइम विल बी लेस, मतलब d माइनस समथिंग बाय v, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ना। कंप्रेशन भी ट्रेवल कर रहा है लिसनर की तरफ और लिसनर भी आ रहा है कंप्रेशन की तरफ, तो इसका मतलब डिस्टेंस विल बी लेस देन d। डिस्टेंस कम होना मतलब टाइम कम होना, क्योंकि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली। तो याद रखना, दिस इज द वन थिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर। पिछले केस में वहां पे d प्लस प्लस समथिंग आ रहा था, प्लस क्यों आ रहा था, यहाँ पे ये प्लस इसलिए आ रहा था बिकॉज अवे था, मतलब नॉर्मल जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा था, और यहाँ पे आएगा माइनस, हम डिराइव करेंगे। लेट अस से जब पहला कंप्रेशन लिसनर तक पहुंचा, अब लिसनर का ये ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे, लेट अस मार्क डाउन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लिसनर। सो लेट अस मार्क डाउन ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लिसनर। ओके, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द लिसनर। तो जब पहला कंप्रेशन लिसनर के पास पहुंचा, लेट अस से t1 इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट कंप्रेशन टू रीच द लिसनर, पर उतने टाइम में लिसनर भी तो आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा,
VL T1। जितने टाइम में कंप्रेशन लिसनर तक पहुंचा उतने ही टाइम में लिसनर भी तो आगे बढ़ा है। कितना आगे बढ़ा है? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ लिसनर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? तो बेसिकली कंप्रेशन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फिर d माइनस VL T1। तो पहले कंप्रेशन को पहुंचने में d माइनस VL T1 बाय V इतना टाइम लगा है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम। सिंपल, राइट? गुड, है ना? t इज डिस्टेंस, v into t इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, vt1 इक्वल टू d माइनस VL T1, इसको शिफ्ट कर दो, vt1 प्लस VL T1 इक्वल टू d। यहां से t1 कॉमन निकाल लो, तो यहां से t1 को निकाल लो कॉमन, तो t1 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? v प्लस VL इक्वल टू d, इक्वल टू d। Therefore t1 इक्वल टू d अपॉन v प्लस VL, इक्वेशन नंबर 1। So this is the time taken for the first compression। अब बात करते हैं दूसरे कंप्रेशन की, सेकेंड कंप्रेशन जब पहुंचा तो मान लो ये L2 पोजीशन पे था लिसनर वाज एट L2 पोजीशन। अब एक चीज याद रखना, मैंने इसके लिए बोला कि पहला कंप्रेशन कब इमिट हुआ? t इक्वल टू 0, करेक्ट? तो याद रखो, हमेशा याद रखो, नॉर्मली क्या होता है, पिछला केस का रेफरेंस लेते हैं हम लोग बोलते हैं कि पहला कंप्रेशन फिर दूसरा कंप्रेशन में टाइम t0 तो डिस्टेंस इज vs t0, फिर सेकेंड और थर्ड में vs t0 अगेन। तो हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, राइट? मतलब हम ये vs t0 कब कैलकुलेट कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कंप्रेशन, फिर अगला कब करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कंप्रेशन, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आप हमेशा स्टार्टिंग से मेजर करते हो, ओरिजिनल पोजीशन से। क्यों? मैंने अभी बताया। मान लो ये कंप्रेशन जब लिसनर के पास पहुंच रहा है और हम लोग मेजर कर रहे हैं यूजिंग अ स्टॉप क्लॉक, तो पहला कंप्रेशन 1 सेकंड के बाद पहुंचा, दूसरा लेट अस से 2 सेकंड के बाद पहुंचा, लेट अस से, राइट? 2 सेकंड के बाद, कहां से 2 सेकंड? 0 से 2 सेकंड या 1 से 1 के बाद 2 सेकंड? 0 से, मतलब कहां से? इनिशियल से। ये याद रखना, कहां से? इनिशियल से। तो जब आप लिसनर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स करते हो तो हमेशा डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए मैंने मार्क किया था कि ओरिजिनल पोजीशन पहले मार्क कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, इफ T2 इज द टाइम टेकन बाय सेकेंड कंप्रेशन टू रीच लिसनर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? दिस विल बी VL T2। इसमें T1 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कहां से मेजर कर रहे हो? ओरिजिनल से, मतलब 0 से मेजर कर रहे हो, फिर T1 वापस क्यों ऐड करेंगे इसमें? तो कहां से कर रहे हैं हम लोग? ओरिजिनल, इनिशियल, राइट? करेक्ट, इनिशियल। तो अब डिस्टेंस कितना आ गया? d माइनस VL T2, करेक्ट? गुड। तो अब when you say, now you will say, let us say T2 is the time taken for second compression। तो T2 क्या आएगा? T2 is the time taken for second compression, distance upon speed। डिस्टेंस कितना है? d minus VL T2 by V। हाफ ट्रूथ, time taken for the second compression to be emitted by the source। सोर्स इमिट करेगा, उसके बाद ही तो जाएगा, तो पहले सोर्स इमिट करेगा, कितने टाइम के बाद इमिट करेगा? उसके बाद वहां पे जाएगा, करेक्ट? अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो T2 इक्वल टू VT0 प्लस D माइनस VL T2 बाय V को यहां शिफ्ट कर दिया, तो VT2 इक्वल टू VT0 प्लस D माइनस VL T2। अब हमको T2 में इंटरेस्ट है हमारा, तो VL को शिफ्ट कर दो, VL T2 को शिफ्ट कर दो, तो VT2 प्लस VL T2 इक्वल टू VT0 प्लस D। तो यहां से T2 कॉमन,
V plus VL इक्वल टू VT0 प्लस D, मतलब T2 इक्वल टू, मैं D पहले लिख लेता हूँ, D प्लस VT0 बाय V प्लस VL। सिमिलरली जब आप थर्ड कंप्रेशन की बात करोगे तो सेम लॉजिक, सिर्फ यहाँ पे 2T0 लिखोगे क्योंकि थर्ड कंप्रेशन मतलब पहले T0 के बाद फिर T0 के बाद, तो 2T0 राइट। यहाँ पे लिखोगे VLT3 फिर सॉल्व करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट T3। ओके, करके देख लेते हैं, फाइन, विल डू इट। तो सिमिलरली फॉर थर्ड कंप्रेशन T3 विल बी 2T0 क्योंकि थर्ड कंप्रेशन है, पहला T0 के बाद फिर T0 के बाद, तो 2T0 प्लस D माइनस VLT3 अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लाई, T3 इक्वल टू 2VT0 प्लस D माइनस VLT3, और ये V यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो VT3 प्लस VLT3 इक्वल टू 2VT0 प्लस D, तो T3 कॉमन, V प्लस VL इक्वल टू D प्लस 2VT0, इसका मतलब T3 इक्वल टू D प्लस 2VT0 बाय V प्लस VL, राइट। सिमिलरली P प्लस 1, अब you need to make a general equation in your brain, क्योंकि आप अगर देखोगे तो T1 जब लिखा था, T1 जब आपने लिखा, T1 क्या था, नहीं ये नहीं, ये इधर एक T1 हमने सिंप्लीफाई किया ना, T1 VT1, और दिस इज, कहाँ गया वो पेज, हियर, ओके। तो D अपॉन V प्लस VL, तो जब आप T1 आपने निकाला था तो वो था D अपॉन V प्लस VL। जब T2 फाइंड किया तो T2 क्या है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, D प्लस T2 इक्वल टू D प्लस VT0 अपॉन V प्लस VL। वेरी गुड। जब आपने T3 फाइंड किया तो आया 2VT0 अपॉन V प्लस VL, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था, प्लस 0VT0 1, यहाँ पे 2, सिमिलरली जब यहाँ 4 आएगा तो वहां 3 जाएगा, तो 3VT0 अपॉन V प्लस VL। P प्लस 1 की जब बात होगी, यहाँ पे 4 तो राइट हैंड साइड पे 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे P प्लस 1, तो राइट हैंड साइड पे P, तो D प्लस P VT0 बाय V प्लस VL, राइट, क्लियर। अब अगर मुझे देखना है कि P प्लस 1 और फर्स्ट कंप्रेशन में कितना टाइम डिफरेंस है, तो मैं करूंगा D प्लस PVT0 अपॉन V प्लस VL माइनस पहला D अपॉन V प्लस VL, तो TP प्लस 1 माइनस T1, इसमें D अपॉन V प्लस VL प्लस PVT0 अपॉन V प्लस VL माइनस D अपॉन V प्लस VL, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो आपको मिलेगा यहाँ से what you will get is P plus 1 minus T1 equal to PVT0 अपॉन V प्लस VL। P को शिफ्ट कर दो, TP प्लस 1 माइनस T1 बाई P इक्वल टू VT0 अपॉन V प्लस VL, राइट। लेकिन ये है टाइम पीरियड एज रिकॉर्डेड बाय लिसनर, तो ये आ जाएगा T0 V अपॉन V प्लस VL। रेसिप्रोकल लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो रेसिप्रोकल ले लो इसको, रेसिप्रोकल लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो V प्लस VL अपॉन V, रेसिप्रोकल लिया ना, हाँ, तो V प्लस VL ऊपर गया। ये है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये है रियल फ्रीक्वेंसी, V प्लस VL बाई V। एज आई टोल्ड यू, डिस्टेंस कम होता है मतलब ये रेशो Na/m0 ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। देखो न्यूमरेटर में V प्लस समथिंग है, नीचे सिर्फ V है, सो दिस इज फॉर लिसनर moving toward stationary. So similarly, if listener is moving away, so Na equal to No V minus VL by V. So this is for listener
moving away. So listener moving away from a stationary source. Stationary source है इसलिए VS नहीं है equation में. From a stationary source, and this is listener moving towards. Listener moving towards a stationary source. That's how you derive this. Okay, so that's it for today.